सभी को नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में हमने पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? हमने नारीवादी की विचारधारा पढ़ी थी कि मैरी जी की जो नारीवादी की विचारधारा क्या थी, ठीक है। और उनके थोड़ी जीवनी के बारे में पढ़ा था कि उनकी जीवनी क्या रही है, ठीक है। तो आज हम महिलाओं के विषय में जो शिक्षा से संबंधित विचार थे मैरी जी के, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। उनकी उनकी आलोचना किसने की या फिर उन्होंने किसकी आलोचना करी, इसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे। और वो पहली नारीवादी विचारक थी, है ना। तो उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे, ठीक है। विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार के साथ साथ शॉर्ट भी यूज़ करेंगे। कैसे? ध्यान रहे, चीज़ों को समझना जरूरी है। आपको अगर समझ में आ जाएगी तो आप खुद ब खुद लिखना स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। खुद ना खुद भी लिख देंगे। आगे मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ठीक है। और कोई समस्या है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो जो मैरी जी हैं, ठीक है, इन्होंने एक अपनी रचना लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ठीक है। ये 1787 में लिखी गई थी। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने शिक्षा से संबंधित विचार दिए थे, ठीक है। इस विचार के अंदर जो मैरी जी ने बताया कि महिलाओं के लिए शिक्षा क्यों इम्पोर्टेंट है, और बात करी कि किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। हालांकि इस पुस्तक को जो वास्तव में इसका जो नाम मिला है ना, वास्तव में जो इसको महत्व मिला है, वो 1970 में मिला था। 1970 में क्यों मिला? अब 1970 में जब इंग्लैंड में नारीवादी आंदोलन चालू हो गए थे, ठीक है। 1970 में, ध्यान रहे, 1970 में 1970 का दशक था। उसमें इंग्लैंड के अंदर नारीवादी आंदोलन चालू चालू हो गए थे, स्टार्ट हो चुके थे। और 1970 में जाकर ही इस पुस्तक का असली महत्व समझ में आया, ठीक है। जो नारीवादी विचारक थे उन्होंने इसको पढ़ा और इसके अनुसार क्रांति करी, आंदोलन करे, ठीक है। और चलो उसको जब विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो इस पुस्तक के माध्यम से वो बताना चाहती थी कि जो महिला है, महिला अगर शिक्षा प्राप्त कर ले, ठीक है, जैसे ही वो अपने आप को शिक्षा प्राप्त करेगी तो हर रूप में, हर स्थिति में, हर क्षेत्र में अपना विकास कर पाएगी, ठीक है। वो कुल मिला के जागृत करना चाहती थी महिलाओं को कि आप शिक्षा प्राप्त कीजिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, जैसे जैसे ये, जैसा मैंने आपको बताया था कि 1970 के बाद ही इसको असली महत्व समझ में आया इस बुक का। क्यों क्यों समझ में आया? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर नारीवादी आंदोलन 1970 में ही स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे लिखा हुआ है, मैं शिक्षा संबंधित विचार प्रस्तुत किए। इस जो पुस्तक के अंदर शिक्षा संबंधित विचार प्रस्तुत किए गए थे, इस पुस्तक के द्वारा मैरी ने ब्रिटिश मध्य वर्ग में महिलाओं की शिक्षा को लेकर चेतना जागृत करने का प्रयास किया। हालांकि इस पुस्तक को जो उसका वास्तविक महत्व है वो 1970 दशक में मिला, जब इंग्लैंड में नारीवादी आंदोलन जारी थे, ठीक है। और ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक एक माँ का रूप भी देती है, मतलब एक माँ को उत्साहित करती है। कैसे माँ को उत्साहित उत्साहित करती है? इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो माएँ होती हैं वो अपनी जो पुत्री हैं उनको तार्किक सोच दें, तार्किक मतलब रीजनेबल सोच दें, ठीक है। एक थिंकिंग लेवल जो उसका है उसको रीजनेबल बताएं, उनको सोचने समझने की क्षमता उनकी बढ़ोतरी बनाएं, ठीक है। आत्म अनुशासन, ईमानदारी और अपनी जो सामाजिक स्थिति है ना उसको विकसित कैसे करना है, इस चीज़ के गुण उनको प्रदान करें, ठीक है। तो जैसा इसमें लिखा भी है, यह पुस्तक एक माँ को उत्साहित करती है कि वह अपनी पुत्रियों में बचपन से ही तार्किक सोच, आत्म अनुशासन, ईमानदारी और अपनी सामाजिक स्थिति विकसित करने के गुणों को विकसित करें, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आता है? ये पुस्तक कुल मिलाकर महिलाओं की शिक्षा पर ही आधारित है, ठीक है। कुल मिलाकर कहती है कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। जैसे ही वो शिक्षित हो जाएंगी, शिक्षित होने के बाद अपने हर क्षेत्र में धीरे 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 विकास करने लगेंगी और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएंगी, ठीक है। तो जैसा हमने पढ़ा कि मैरी जी क्या चाहती थी, मैरी जी यही तो चाहती थी कि जो महिलाएं हैं वो शिक्षित हों, ठीक है। प्रत्येक महिला, वो उनका एक प्रयास था कि प्रत्येक महिला जो है शिक्षित होनी चाहिए, चाहे वह माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो पत्नी हो, है ना। अगर वो शिक्षित हो जाएगी तो समाज में धीरे धीरे सभी सभी क्षेत्रों में सम्मान पाने लगेगी, ठीक है। मैरी जी का मानना था कि शिक्षित होकर ही समाज में महिला अपना आत्मसम्मान पा सकती है और पुरुषों तक पहुंच सकती है। क्यों? जब शिक्षित होने के बाद ही तो उन्हें समझ में आएगा कि राजनीति क्या है, सामाजिक क्या है,
भौगोलिक क्या है, सांस्कृतिक क्या है, इसको समझने के बाद में वो नए नए विचारों को पढ़ पाएंगी। नए नए विचारों को पढ़ने के बाद वो समाज में बराबरी पे आ पाएंगी, और बराबरी पाने के बाद में पितृसत्तात्मक जो समाज है उसकी बराबरी कर पाएंगी। ठीक है। और ये जो अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। ये मानती थी कि उन जब अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति चली तो उस समय पर जो महिलाएं थी, ये महिलाएं पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखी जाती थी। लेकिन क्या हुआ, उसी समय महिलाओं ने कुछ आंदोलन भी किए थे। ठीक है। अब इन आंदोलनों को एक एक करके पढ़ाना तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन हैं और अगर मैं आंदोलनों के बारे में छेड़ूंगा तो काफ़ी लंबा जाएगा। ठीक है। वैसे ही आपने अगर द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ा हो तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी महिलाओं की भूमिका बहुत रही है। ठीक है। तो इसको मैं सेपरेटली वीडियो बनाकर ठीक से पढ़ाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा आपको। ठीक है। तो अभी हम केवल इतना जान लेते हैं कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है। और कुल मिला के शिक्षा के विषय में यही कहती हैं कि समाज में जब नारी शिक्षा प्राप्त कर लेगी तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही वो आत्म अनुशासन, आत्मसम्मान और पुरुषों के बराबरी कर पाएंगी। ठीक है। उनका संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है तथा पति के द्वारा उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा भी की जाती है। उनकी पहली रचना थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स है। उसके बाद उन्होंने उपन्यास मैरी अ फिक्शन भी लिखा। वे पहली महिला लेखिका थी। ठीक है। तो हमें जैसा इन पर पढ़ा कि जो मैरी जी थी वो पहली महिला लेखिका थी, और इन्होंने एक बात ही पहले बोली थी, जो वो मानती थी कि पुरुष जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की एक संपत्ति के रूप में देखी जाती थी, और वास्तव में उनका जो संपत्ति है कोई भी उस संपत्ति में अधिकार नहीं होता था तथा पति के द्वारा उनके घर में घरेलू हिंसा भी की जाती थी। और आज हम वर्तमान में देखें तो कहीं ना कहीं आज भी घरेलू हिंसाएं हैं और होती भी हैं। हालांकि कुछ लोग बोलते नहीं हैं, और जो लोग बोल देते हैं वो समाज के द्वारा कुछ एक अलग प्रकार से देखे जाते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो स्थिति है वो ये दर्शाती है कि इन्होंने अपने समय पे काफ़ी दुख झेला, और उस दुख के अनुसार इन्होंने अपनी सारी की सारी जितनी भी पुस्तकें रचनाएं लिखी हैं, और आप अगर इनमें से किसी रचना को पढ़ें तो आपको काफ़ी भावुकता मिलेगी, आप काफ़ी भावुक उठेंगे। तो अब हम जानते हैं ये पहली नारीवादी थी। तो इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था। ठीक है। विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन 1719 में। हमने शायद ये पढ़ा भी था, जब ये आपको याद हो, जब मैंने नारीवादी विचार पढ़ाए थे, है ना, मैरी जी के। तो उसमें बताया था कि इस पैम्पलेट के अंदर, अपनी इस रचना के अंदर उन्होंने समान अधिकारों और विशेष अधिकारों को समर्थन किया था कि पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के जैसे ही समान अधिकार और विशेष अधिकार जो है महिलाओं को मिलने चाहिए। विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन लिखा जो एडमंड वर्क को सीधी चुनौती थी। हाँ, तो ये जो एडमंड वर्क है ना, ये एक रूढ़िवादी विचारक थे। ठीक है। इन्होंने एक अपनी रचना लिखी थी, रिफ्लेक्शन ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस। ठीक है। 1789 में लिखा गया था, और इसमें इन्होंने परंपराओं और संपत्ति के अधिकारों के बारे में बात की थी। ठीक है। तो जो ये मैरी जी थी, इन्होंने अपनी विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन लिखी थी, वो इसके विरुद्ध में लिखी थी। किसके? एडमंड वर्क के द्वारा जो ये रचना लिखी गई है, रिफ्लेक्शन ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1789 में। ठीक है। इसके विरुद्ध थी, और इन्होंने इसके द्वारा इनको सीधी चुनौती दी कि महिलाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है। परंपराओं और संपत्ति के अधिकारों का समर्थन नहीं करना चाहिए, और इन्होंने बताया कि महिलाओं को भी राइट्स देने चाहिए। ठीक है। उन्हें भी विशेष अधिकार देने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रूढ़िवादी थे ये, क्या कहते हैं, ये जो वर्ग थे ये रूढ़िवादी थे, और ये महिलाओं का समर्थन नहीं करते थे। उनका मानना था जो परंपराएं जो हैं महिलाओं को उसी तरीके से निभाना चाहिए, और जो संपत्ति का अधिकार है केवल पुरुषों को ही मिलना चाहिए, इसमें महिलाओं का कोई भी हाथ नहीं होता। ठीक है जी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। ये महिलाओं की विशिष्टता के विषय में भी बात करती हैं, और ये कहती हैं कि महिलाएं जो हैं अपनी बुद्धि पे काम करें, अपनी विशिष्टता पर बल दें, न कि वो प्रतियों को प्रश्न करने योग्य अपनी ऊर्जा समाप्त कर दें। वो कहती हैं जो महिलाएं हैं वो अपनी बुद्धि पे काम करें, अपनी विशिष्टता पे, अपने ज्ञान पर काम करें। ठीक है।
वो पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए अपनी जो ऊर्जा है उसको समाप्त न करें। उन्होंने माना, वो मानती थी कि पुरुष जो है ना, ये शारीरिक रूप में तो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, परंतु जो विवेक और तर्क में ना महिलाओं के समान ही होते हैं। उनका मानना है कि हाँ, हो सकता है कि जो पुरुष हैं वो शक्तिशाली हों शारीरिक रूप से मात्र, लेकिन बुद्धि से ये महिलाओं के बराबर के होते हैं। विवेक जितना पुरुषों में होता है उतना ही महिलाओं में होता है, और इसको उजागर करने केवल और केवल शिक्षा चाहिए। रूसो की आलोचना, ठीक है, तो रूसो जी की आलोचना भी की है इन्होंने। रूसो द्वारा लिखी गई शिक्षा की रचना एमिल की कड़ी आलोचना की, जिसमें रूसो ने महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों के लिए उपयोगी कहा। रूसो के जवाब में उन्होंने अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन लिखा और महिलाओं की शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया। तो इन्होंने रूसो जी की जो आलोचना की है वो क्यों की है? रूसो जी ने एक पुस्तक ली थी एमिल नाम की, ठीक है, और उन्होंने उसमें लिखा कि जो महिलाएं होती हैं वो केवल और केवल घरेलू कार्यों के लिए बनी हैं, और इनका उपयोग जो है घरेलू कामों के लिए ही किया जा सकता है। इसके विरुद्ध में इन्होंने मैरी जी ने एक पुस्तक लिखी थी अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ठीक है, और इसे दिखाते हुए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया। ठीक है जी। हाँ, अब ये उदारवादी मूल्यों का समर्थन करती हैं। उदारवादी मूल्यों का समर्थन करते हुए ये बोलती हैं कि जो मानव है वो विवेकशील भी है और तार्किक भी है। मानव विवेकशील और तार्किक है, इस वजह से महिलाओं और पुरुषों को दोनों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। और ये कब संभव है? ये केवल और केवल शिक्षा के पश्चात ही संभव है। वो कहीं पर भी विवाह के विरुद्ध नहीं थी, ना ही परिवार को समाप्त करना चाहती थी, ऐसा उनका कोई भी औचित्य नहीं था। फिर भी वो चाहती थी कि बताती हैं कि जो महिलाएं हैं और उनका जब विवाह कर दिया जाता है तो ये वैधानिक वैश्यावृत्ति है, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को दासों की भांति जीवन यापन करना पड़ता है। आया समझ? तो एक बार हम इसको रीड मार लेते हैं। इनके अनुसार मानव विवेकशील एवं तार्किक है, अतः महिलाएं भी तार्किक एवं विवेकशील हैं। उन्हें भी समान अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। वे विवाह की विरोध नहीं करती, ना ही परिवार को समाप्त करना चाहती थी। फिर महिलाओं की शिक्षा एवं स्वायत्तता पर बल दिया। उनका प्रसिद्ध कथन है कि विवाह वैधानिक वेश्यावृत्ति है, जहाँ महिलाओं को दासों की भांति रखा जाता है। आलोचना, ठीक है, चलिए जी, इनकी ना आलोचना भी हुई है। आलोचना किसने की है? इनकी आलोचना की है अमूलवादी नारीवादियों ने। ठीक है, अमूलवादी नारीवादी है, उनका मानना है कि इनकी सबसे बड़ी कमी रही है कि इन्होंने महिला के शोषणों को व्यक्ति के शोषण के रूप में मान लिया, जबकि वास्तव में यह एक लैंगिक शोषण था। ठीक है, ऐसा मानना है अमूलवादी नारीवादियों का। जब तक समाज जो है सामूहिक विघ्नी समाज यानी कि सिस्टरहुड नहीं बनता, ठीक है, तब तक जो लैंगिक असमानता है इसको समाप्त नहीं किया जा सकता और एक लैंगिक समानता को स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए, और इस तरफ मैरी ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो ये मानते हैं कि इस तरफ मैरी जी ने ध्यान नहीं दे पाया। ये जो कुल मिला के जो आलोचना करते हैं ना, ये अमूलवादी नारीवादी, ये कहते हैं कि महिला के शोषण को इन्होंने एक व्यक्ति के शोषण से जोड़ दिया, जबकि यह ऐसा नहीं था, ये लैंगिक शोषण था। ठीक है, और जब तक हम समाज के अंदर महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते या फिर महिलाओं को जो समानता है नहीं दे सकते, जब तक यह समाज एक सिस्टरहुड समाज बनकर तैयार नहीं होता। इनका निष्कर्ष सुन लें। मैरी की उपयुक्त आलोचना उनके विचार का आंशिक विश्लेषण है, जो कि उचित नहीं है। वास्तविक रूप में वे ऐसी पहली महिला विचारक थीं जिन्होंने लैंगिक समानता की बात की व लैंगिक न्याय का आधार रखा। उनके विचारों के बाद के नारीवादी जो विचारक हैं उन्होंने उनसे प्रेरणा ग्रहण की। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।